नमस्कार दोस्तों। आज 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर को लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। अर्थव्यवस्था हमारे ध्यान में है। क्षेत्र क्या है, सेक्टर्स क्या हैं, ये डिफरेंट जो आप लोग फ़ोटोज़ देख रहे हैं, कहीं पर ये पोस्टमैन आया है और पोस्टमैन एनवलप दे रहा है। इधर ईंटें बनाने का काम हो रहा है, इधर कुली है, ये सामान ढो रहा है, इधर खेत में कपास तोड़ी जा रही है, इधर ये दुकान, यानी अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ, डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसमें शो की गई हैं। और ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, आखिर इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे? तो इनको पहचानने के लिए इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और इन ग्रुप्स को ही, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, इन्हीं समूहों को हम क्षेत्रक या सेक्टर्स बोलते हैं। अब ये जो सेक्टर्स हैं, ये भी अलग अलग गतिविधियों के अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला है उसको प्राथमिक क्षेत्रक बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स, और ये एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होता है, कृषि से ही रिलेटेड होता है। इसमें जो हमारे प्राकृतिक उत्पाद हैं उनको इसमें रखा जाता है। उसमें फार्मिंग भी हो सकती है और आपका फिशिंग भी हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री भी हो सकता है, पशुपालन भी हो सकता है, मछली पालन भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार की खेती भी हो सकती है, चाहे वो किसी प्रकार की है, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। ये आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये जितना कुछ दिखाया है इस बॉक्स में, ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्रक अर्थात प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकंड, इन प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पादों को लेकर, ठीक है ना, जब दूसरी वस्तुएं तैयार की जाती हैं तो उसको हम द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर उसको हम कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि जब हमने प्राथमिक क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर्स के उत्पादों को लेकर उसको हमने दूसरे उत्पादों में परिवर्तित किया, विनिर्माण, निर्माण तो हमने फर्स्ट में किया, उन निर्मित वस्तुओं को लेकर, रॉ मटेरियल को लेकर हमने जब उसको दूसरी वस्तुओं में बदला, विनिर्मित किया, दोबारा निर्मित किया, तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे। सेकेंडरी सेक्टर covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associated with industrial activities. This is called also industrial sector। क्योंकि इसमें उद्योगों का प्रयोग होता है, इसलिए हम इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़े की बुनाई करते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में हम प्रयोग करते हैं और चीनी और गुड़ तैयार करते हैं।
मिट्टी से ईंट बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इस तरह से उद्योगों का प्रयोग करके हम जो माल तैयार करते हैं वो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है या सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अब इस प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक के द्वारा जो हमारे पास सामान आया, उस सामान का उपयोग भी होना है, उपभोग भी होना है। तो उन सामानों का उपभोग होने के लिए उन तैयार वस्तुओं को दूसरे स्थानों तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा आएगा टर्शियरी सेक्टर अर्थात तृतीय क्षेत्रक में। देखिए इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सामान तौल रहा है, और यहाँ पे कॉल सेंटर, ये मान के चलते हैं। अब इन तृतीय क्षेत्र का जो एरिया है बहुत बड़ा है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, सेवाएं हैं, भले ही वो मूल्य चुकाकर की जा रही हैं, उसको हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रक हो गए। पहला क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है, कृषि उत्पाद से संबंधित होता है, प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित होती हैं। फिर इन प्राकृतिक वस्तुओं को लेकर उद्योगों के माध्यम से जो हम दूसरा माल तैयार करते हैं, विनिर्मित वस्तुएं जो उत्पादित करते हैं, उसको हम द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं या औद्योगिक क्षेत्रक कहते हैं। अब इन तैयार माल को लोगों तक पहुंचाना उपभोग के लिए, वो आता है हमारा तृतीय क्षेत्रक में। तो इस तरह से ये हमारे तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो ये हमारे सब तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। अब ये सेवा क्षेत्रक का जो एरिया है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी जो हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। इसका क्षेत्र देखिए कितना बड़ा। सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं प्रारंभ हुई, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारे विभिन्न क्षेत्र, तीन क्षेत्र, और इन अर्थव्यवस्था को समझना है हमें तो पहले इन तीन क्षेत्रकों की हमें जानकारी होनी चाहिए, वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब ये हमारा अगला टॉपिक है कि प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं। कुल उत्पादन को जानेंगे कैसे हम कि कुल उत्पादन कितना है, कितना हुआ, ये सारी बातें। इसको समझने के लिए क्योंकि सेवाएं तो बहुत हैं और वस्तुएं बहुत सारी हैं, उन सब का कैलकुलेशन करना, गणना करना एक बहुत ही असंभव कार्य है। अब जब हम लोग एक बहुत ही छोटा शब्द सुनते हैं जीडीपी, इसके माध्यम से ये सारी कैलकुलेशन की जाती हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या है भाई, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? आइए उसी पर चलते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। इसमें तीनों क्षेत्रों के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक के जो उत्पादन हुए, उनका जो कुल योगफल होगा वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी होगा। इसको दूसरे शब्दों में भी हम लोग समझ सकते हैं
एक विशिष्ट समय अवधि में, विशेष समय में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी में सभी निजी, सार्वजनिक, खपत, निवेश, सरकारी परिव्यय, निजी आविष्कार, भुगतान, निर्माण, लागत और व्यापार का विदेशी संतुलन, ये सब कुछ शामिल है। इन सबको शामिल करके ही जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है और यह कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है? ये है जीडीपी बराबर जीडीपी इक्वल टू उपभोग, यानी जो वस्तुएं उपभोग में लाई जा रही हैं, उपभोग प्लस सकल निवेश, जितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कुल, प्लस सरकारी खर्च, प्लस आयात निर्यात, ये जब हम प्लस करते हैं सारा कुछ तो उससे हमारा जीडीपी कैलकुलेट होता है। यानी अगर शॉर्ट में कहें, बहुत छोटे में कहें, तो जीडीपी इक्वल टू देश में वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग, इसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो हमारे तीनों क्षेत्रक हैं, उन तीनों क्षेत्रकों में किसका कितना अधिक महत्व है? हम लोग जानते हैं कि भारत एक गांव का देश है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। तो इस दृष्टि से तो जो कृषि का क्षेत्र हुआ वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा ही द्वितीय क्षेत्रक आता है और इन दोनों क्षेत्रकों के बाद ही तृतीय क्षेत्रक आता है। भाई कृषि उत्पादन हुआ, उसके द्वारा हमने वस्तु का विनिर्माण किया और जब वस्तु बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तभी तो उसको आगे हम लोगों तक पहुंचाएंगे। जब ये ही नहीं हुआ तो तृतीय क्षेत्रक कैसे होगा? लेकिन ये तीनों ही क्षेत्रक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। देखिए इसमें एक डायग्राम दिया है और ये 2013-14 का दिखा रहा है। यानी 1973-74 में बहुत कम, और ये जो है हमारा, इसको देखिए 2013-14 में प्राथमिक क्षेत्रक ब्लू कलर से दिखाया है, रेड कलर से द्वितीय क्षेत्रक और ग्रीन कलर से तृतीय क्षेत्रक। यानी लगातार जो थर्ड सेक्टर है हमारा, उसका जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे सेवा क्षेत्र बढ़ रहे हैं। तो इससे लगता है कि नहीं, जो थर्ड सेक्टर है उसका जो महत्व है, उसका जो एरिया है बढ़ता जा रहा है। 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन वृद्धि हुई, कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई, इंडस्ट्री भी हमारी बढ़ी, परंतु सबसे अधिक जो वृद्धि हुई वो तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। यानी सेवा क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ा। आप लोग देखते भी हैं कि भाई चिकित्सालय पहले इतने अधिक कहाँ थे। जिला केंद्र पर भी, सभी जिला केंद्रों पर भी चिकित्सालय नहीं हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जिला केंद्रों पर पहुँचे और अब सेवा के क्षेत्र में इतना अधिक विस्तार हुआ कि वो सब प्राथमिक चिकित्सालय सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाए गए, हर गांव तक। फिर सुदूर क्षेत्रों में भी ये सुविधा सभी ग्रामीणों को मिलती रहे, इसका भी प्रयास किया गया। तो ये सेवा क्षेत्र बहुत तेज़ी से बढ़ा।
पहले की अपेक्षा बैंकिंग भी बढ़ी है, ये भी सेवा क्षेत्र में आता है। गांव-गांव तक बैंक पहुंचाया जा रहा है। जिन सुदूर क्षेत्रों में बैंक नहीं पहुंच सकता, वहां मशीनों के माध्यम से लोग जाते हैं और वहां के लोगों को, जिनका बैंक में अकाउंट है, अगर पैसे की ज़रूरत है तो मशीन से पैसा निकाल कर तुरंत हाथ के हाथ दिया जाता है। उसका एक निश्चित है कि हाँ, इतना ही दिया जा सकता है, लेकिन गांव तक बैंक जा रहा है, तो ये भी सेवा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सेवा क्षेत्र की, उसमें बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है। 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए, यानी तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र क्यों उभरा, और उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। आखिर ये इतना तेज़ी से क्यों इसका विस्तार हो रहा है, इसका महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है? इसके बहुत सारे कारण भी हैं। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे हमें शैक्षिक संस्थाएं भी बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि सभी बच्चों को पढ़ाना है। शिक्षा देना अनिवार्य हो गया है सभी के लिए, प्राथमिक बातें हो गई, मूलभूत तो जो है उनकी सुविधा है। फिर सेवाओं, हमें चिकित्सालय बढ़ाने पड़ेंगे, डाक एवं तार का विकास करना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार से प्रशासनिक कार्यालय भी बढ़ाने पड़ेंगे, परिवहन, ट्रेन, बस और भी सारी सुविधाएं, बीमा कंपनियां जो फाइनेंस कराती हैं, जैसे एलआईसी, जैसे एलआईसी इसी तरह से और भी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस का काम करती हैं। उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भी हैं और प्राइवेट भी हैं। तो इस तरह इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। ठीक है ना? लेकिन इस क्षेत्र में अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा है, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। अगर हमें कृषि उत्पादों को एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाना है तो हमें परिवहन का विकास करना पड़ेगा। रोड ट्रांसपोर्टेशन को हमें तेज़ी से विकसित करना होगा, और किसान को अगर उसके जो उत्पाद हैं, अगर ठीक मूल्य हमें दिलवाना है तो हमें परिवहन को सशक्त करना पड़ेगा। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी अधिक होगी। भाई, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो उस प्रोडक्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें। तीसरा कारण क्या है? जैसे जैसे हमारी अर्निंग बढ़ती है, आय बढ़ती है, तो हम अलग अलग सुविधाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज मान लीजिए मेरे पास साइकिल है और मेरी कहीं जॉब लग गई, तो जब वहाँ से अर्निंग होना शुरू होगी तो मैं सोचूंगा कि भाई देखो, अब तक तो साइकिल थी मेरे पास, चलो एक स्कूटी ले लेते हैं ताकि आने जाने में सुविधा हो, कहीं भी मतलब कम समय में जल्दी पहुंच जाए और परेशानी भी ना हो। तो हमने स्कूटी ले ली, हमारी आय और बढ़ी, तो हमने सोचा कि भाई हम तो लगातार किराए पे रह रहे हैं, चलो एक मकान ले लिया जाए। तो अब यदि हमारी उतनी अधिक आय नहीं है तो हम फिर बैंक में जाएंगे, बैंक से फाइनेंस कराएंगे और कुछ अपनी आय उसके माध्यम से हम एक मकान खरीदेंगे, तो हमारी सुविधा बढ़ी। फिर धीरे धीरे हमारी और आय बढ़ी तो कहेंगे भाई अब तो स्कूटी पुरानी हो गई हमारी, चलो थोड़ी आय भी है हमारी ठीक ठाक, एक फोर व्हीलर ले लें। तो इस तरह से क्या होता है, हम अपनी सुविधा बढ़ाते हैं। फिर हम कहीं घूमने भी जाएंगे, हम
कभी ऐसा मन में आएगा चलो आज बाहर खाना खाते हैं। फिर मान लीजिए हमारे पास अच्छा पैसा हुआ तो हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ले जाएंगे, और अच्छी आय हुई, हमारी आय बढ़ती गई, पैसा है, तो हम उसको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, किसी दूसरे देश में भेजकर भी हम उसकी पढ़ाई करवाएंगे। तो ये हम सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं। कब? जब हमारी लगातार आय बढ़ रही है। इस तरह से सेवाओं का विस्तार होता है, एक ही प्रमुख कारण। फिर क्या है? फोर्थ क्या है? चौथा कारण क्या है? विगत दशकों में, पिछले जो दशक हैं उसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। जैसे कोविड-19 के दौरान, बहुत सारे उदाहरण इस कोविड-19 के दौरान मिल जाएंगे हमें। कोविड-19 के दौरान क्या हुआ कि हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई, स्कूल बंद हो गए। अब ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता है। बिना नेट के हम ऑनलाइन पढ़ाई कर नहीं सकते। न तो हमारे पास वर्क आ सकता है और न हम उस वर्क को रिसीव करके हमें अगर कुछ सेंड करना है तो हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें नेट की सुविधा चाहिए ही चाहिए। नेट की अगर सुविधा चाहते हैं तो हमें एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए ही चाहिए। छोटे कीपैड वाले फ़ोन से काम चलेगा नहीं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एक आवश्यक होती जा रही हैं। कोई भी बिजनेसमैन है तो बिना नेट के नहीं रह सकता, उसको चाहिए ही, उसकी आवश्यकता है। क्योंकि हमेशा विश्व बाज़ार में किसी भी सामान का रेट क्या बदल रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए बिजनेसमैन को, अगर अपने बिजनेस को ठीक प्रकार से चलाना है। तो ये सारे कारण हैं जो कि हमें अनिवार्य कर रहे हैं। और इस तरह से सेवा का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा। और जैसे जैसे सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों को रोज़गार भी प्राप्त हो रहा है। तो अब ये बात आती है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में से सबसे अधिक रोज़गार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए, हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था, और ऐसा नहीं कि अभी हमने पढ़ा है, पहले भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, पहली बात। दूसरा, भारत जो है गांव का देश है। तीसरा, भारत की जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है। फिर चौथा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे अधिक जो सहभागिता है वो इस प्राथमिक क्षेत्र की है। इंडस्ट्री हालांकि लगातार अब बढ़ी है, उससे पहले सभी लोग कृषि पर ही आधारित होते थे। उद्योग बहुत कम थे, रोज़गार बहुत कम था। तो इसलिए अब जरा इसको देखें हम लोग, रोज़गार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी। इस बार ग्राफ से ही हमें पता चलता है। देखिए 1972 से 73 वाला पोर्शन है, इसमें 74% ये कृषि है, क्योंकि उस समय उद्योग अधिक नहीं थे। 11% आपका ये क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है। 15% टर्शियरी सेक्टर। लेकिन
जब हम आगे बढ़ते हैं 2011-12 को देखते हैं तो इसमें परिवर्तन आता है, चेंज आता है। क्या कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, ये कम हुआ। इधर हमारा सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा, इधर हमारा टर्शियरी सेक्टर बढ़ा, क्योंकि कृषि छोड़कर लोगों ने जो भी उनकी परिस्थितियाँ रही हों, जो भी मजबूरियाँ रही हो, वो लोग शहरों की तरफ गए, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा और औद्योगिकरण बढ़ने के कारण सेवा क्षेत्र बढ़ा, जिसमें यहाँ भी लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ। तो 2011-12 की अपेक्षा 1972-73 में देखते हैं तो कृषि आगे थी रोज़गार देने के क्षेत्र में। लेकिन आगे देखते हैं दूसरे ग्राफ को, इसको, तो हमारे ध्यान में क्या आता है कि कृषि क्षेत्र जो है, प्राइमरी सेक्टर है, वो कम हुआ और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर आगे बढ़ा। तो इस तरह से लोग इसमें नियोजित होते हैं, उनको रोज़गार प्राप्त होता है। इस पीरियड में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्रक पर भी ये बात लागू होती है। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इंडस्ट्री तो बढ़ी, लेकिन उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए मेरे हिसाब से अगर वो मशीन कंप्यूटराइज्ड है तो एक से अधिक लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। एक व्यक्ति उसको सारे को मैनेज कर रहा है, कंप्यूटर में उसने इंफॉर्मेशन फीड कर दी और वो मशीन कंप्यूटराइज्ड वो कार्य को पूरा करके वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो उत्पादन बढ़ा, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में उतनी वृद्धि नहीं हुई। परिणाम क्या हुआ? देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज भी सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र ही है। और जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 4/5 हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। हम लोग भी जानते हैं कि एक परिवार अगर कृषि कार्य में लगा हुआ है तो पूरे परिवार के सारे सदस्य उसमें लगे रहते हैं, चाहे उनकी आवश्यकता उसमें हो या ना हो। तो इस तरह से जहाँ पर आवश्यकता तो कम लोगों की है लेकिन अधिक लोग उसमें लगकर काम करते हैं, उसको हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। इसमें लक्ष्मी का उदाहरण दिया हुआ है कि उसमें उसके पास बहुत कम खेत है लेकिन सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। तो ये हमने 9th में पढ़ा होगा कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती, कौन कौन सी होती है। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई भी कहते हैं, छिपी बेरोजगारी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्योंकि इसमें छिपी क्यों? छिपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आवश्यकता तो कम लोगों की है लेकिन ज़्यादा लोग लगे हैं, और वो जो अधिक लोग लगे हैं एक्स्ट्रा अतिरिक्त, उनको जितना काम करना चाहिए उतना काम वो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक लक्ष्मी का उदाहरण दिया हुआ है।
क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते या छोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, या तो इधर उधर घूमेंगे या बाल श्रमिक के रूप में कहीं कार्य करेंगे। अलग अलग कार्यों में अलग अलग तरह से जो हमारा नीति आयोग है, जो जिसको पहले योजना आयोग कहा जाता था, उसके अनुसार, नीति आयोग के अनुसार हमारा शिक्षा क्षेत्र ही इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि उसमें 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। ऐसा ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हो सकता है। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से भी हो सकता है। इसीलिए हमारी जो सरकार ने भी, भारतीय सरकार ने भी पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, जिससे कि पर्यटन का बहुत तेज़ी से बढ़ावा हो सके और स्थानीय आधार पर भी लोग उसमें कार्य कर सकें। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। अब अंदाजा लगाइए आप। लेकिन पर्यटन क्षेत्र में उतना सुधार हम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारी मजबूरियां हों, जो भी, या तो ये हो सकता है कि हमारे पास वैसी प्लानिंग नहीं है, या हमारे पास उतना पैसा नहीं है, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए लोगों को रोजगार उनका एक मूलभूत अधिकार के रूप में लगभग 625 जिलों में सरकार के द्वारा काम का अधिकार लागू किया गया, एक कानून बनाया गया। और इस कानून के अंतर्गत एक योजना चलाई गई जिसको पहले नरेगा कहा गया और बाद में उसको मनरेगा बोला गया। ये बहुत ही प्रसिद्ध योजना है सरकार की। इसका पूरा नाम जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ऐसा कहते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको, जो बेरोजगार हैं, उनको सरकार 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से देगी। अब वो अलग अलग प्रकार का कार्य हो सकता है, तो इस तरह से उनको रोजगार देने का काम करेगी ये अनिवार्य रूप से। और यदि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि यदि सरकार उनको 100 दिन का रोजगार नहीं दे सकती है तो सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देगी। ये ऐसा इस अधिनियम में निश्चित किया गया। तो इस को काम का अधिकार क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें गारंटी दी गई है कि हाँ, आपको 100 दिन का रोजगार अवश्य ही मिलेगा, और यदि 100 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। ऐसा है। अगला टॉपिक आता है हमारा संगठित और असंगठित क्षेत्रक। संगठित, आप लोग जानते हैं कि आपके घर में कोई विद्यालय में जाता होगा, सरकारी विद्यालय में अगर सर्विस कर रहा है, सरकारी विद्यालय में है, सरकारी चिकित्सालय में है, और भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो क्षेत्र सरकार के द्वारा संचालित हो रहा है, यदि वहाँ पर कोई कार्य कर रहा है
तो संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है। संगठित क्षेत्र का ही अर्थ होता है कि ऐसा क्षेत्रक जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। यानी ऐसा नहीं कि 100 दिन का रोजगार, वहां पर नियमित रूप से आपको कार्य मिलेगा। इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है और ऐसे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। सरकार के नियमों का पूर्णतः वहां पालन होता है, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम। इस तरह से उस सेवा क्षेत्र को अधिनियमित किया गया है जहाँ पर सरकार के बनाए गए नियमों और कानूनों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को संगठित क्षेत्र कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं और उनका एक काम का घंटा निश्चित होता है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता के द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। उनको छुट्टी अवकाश का जो है लाभ मिलता है। उनको जो छुट्टी दी जाती है, सवैतनिक दी जाती है, उसका पैसा दिया जाता है। भविष्य निधि प्रदान की जाती है। सेवा अनुदान प्रदान किया जाता है। चिकित्सा अवकाश अलग से मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश अलग से दिया जाता है और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। और फिर जब 60 वर्ष की आयु हो जाती है, सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनको पेंशन दी जाती है सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर लागू होती हैं? संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया जाता है। उनके अपने ही नियम होते हैं और उनके नियम क्या होते हैं? जो उनके लाभ के लिए हों। उसमें श्रमिकों का या मजदूरों का या काम करने वाले लोगों का लाभ नहीं देखा जाता है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु इसका अनुपालन नहीं के बराबर होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है। वह मालूम नहीं है कि आज अगर मैंने यहाँ पर नौकरी की है तो कल भी मुझे यहाँ पर कार्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहाँ पर छुट्टी का कोई लाभ नहीं, चिकित्सकीय लाभ नहीं, रोजगार सुरक्षित नहीं, किसी को बिना कारण बताए कभी भी हटाया जा सकता है। ये सारी दिक्कतें होती हैं। और जब 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, अगर उसने कर ली किसी संस्थान में, प्राइवेट संस्थान में उसने अपने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली किसी तरह से, तो उसके बाद भी उसको पेंशन की सुविधा नहीं है। ऐसे क्षेत्रक असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये अब अगला जो है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। सरकार के द्वारा उनका संरक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के विभागों की स्थापना की गई है। उनसे संबंधित कानूनों और नियमों को बनाया गया है। उसके द्वारा उनको संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख भंडारण सुविधा, विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा, कर्ज की सुविधा आदि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरा करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है। इस तरह से उनको संरक्षण देने का प्रयास किया जाता है।
इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रक में मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों, सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वालों से रचित है असंगठित क्षेत्र। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। ये सारी मदद सरकार के द्वारा की जाती है, कोशिश की जाती है कि उनका भी संरक्षण किया जा सके। हालांकि ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है वो इसीलिए की जाती है ताकि मजदूरों का संरक्षण हो सके। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। अब आता है हमारा स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। देखिए, जहाँ पर भी सार्वजनिक शब्द आता है तो ये मान के चलिए आप कि वो सरकार के द्वारा अधिनियमित है। सरकार के नियमों के अनुसार जो चल रहा है वो सार्वजनिक, और जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों के द्वारा चल रहा है तो वो निजी। परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। स्वामित्व ही नहीं होता, पूरी तरह से नियंत्रण होता है। सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। सरकार के द्वारा संचालित होती है ऐसी सेवाएं हमारी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, जैसे टाटा, ठीक है ना, बजाज, जियो ग्रुप पूरा, मुकेश अंबानी का ग्रुप, एसआर, ये सारा कुछ निजी क्षेत्र में आता है। रिलायंस इंडस्ट्री, टिस्को, टाटा, ये सारा कुछ ये निजी स्वामित्व की कंपनियां हैं। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक होता है उनमें थोड़ा सा अंतर होता है कि निजी क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उनका मुख्य रूप से जो उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, और जो सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं, क्षेत्रक होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य अपने देश के नागरिकों के लिए कल्याणकारी कार्य करना। ये दोनों में अंतर होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है, सरकारी सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से सरकार करती है। जैसे नेशनल हाईवे जो बनाया जाता है सरकार के द्वारा बनाया जाता है, और सरकार बाद में उसकी भरपाई टोल टैक्स के माध्यम से करती है। सुविधा हमें मिली और हमने उस सुविधा का उपयोग किया। अब तो ऐसे निजी समूह भी आ गए हैं जो नेशनल हाईवे बनाने में सरकार का योगदान करते हैं, बनाते हैं और फिर वो सरकार को सौंप देते हैं, और सरकार से वो जो भी उचित जो उसका होता है पैसा वो लेते हैं। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह गतिविधियों पर व्यय करती है, और ऐसा ही नहीं है, सरकार ही नहीं, अब ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स हो गए हैं, समूह हो गए हैं जो इन बड़ी बड़ी गतिविधियों पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सरकार के साथ मिलकर चल रहे हैं। निजी क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना इन निजी क्षेत्रों के लिए धीरे धीरे अनिवार्य किया जा रहा है, और सरकार उनको नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रही है। सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है।
हम लोगों के ध्यान में आता है। देखिए आजकल जैसे देश की रक्षा का ही सवाल है। आजकल चीन और भारत में बहुत तनातनी मची हुई है। इधर पाकिस्तान भी परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन देश की रक्षा का भार किस पर है? सरकार पर। उस रक्षा के क्षेत्र के लिए जो उत्पादन हो रहा है, उसमें उत्पादन का अधिकांश कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है। कुछ ऐसे निजी समूह भी हैं जिनका सहयोग लिया जा रहा है, लेकिन उस पर भी पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण रहता है। और सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसे हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है, और निजी क्षेत्र जब तक उन कार्यों को नहीं कर सकते जब तक कि सरकार के द्वारा उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाए या सरकार उनको निर्देशित नहीं करती है, तब तक जो निजी समूह है वो कार्य नहीं कर सकते। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत वृद्धि हो सकती है। ऐसे कार्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा नहीं किया जाता है। इसी प्रकार जो भारत सरकार है वो किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में स्टोर करती है एफसीआई के माध्यम से, और फिर राशन की दुकानों के माध्यम से उनका वितरण करवाती है। हम लोगों ने पढ़ा होगा पिछले वीडियोज में, चैप्टर्स में हमने पढ़ा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, उसके माध्यम से लोगों तक इन खाद्यान्नों को पहुंचाया जाता है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा सरकारी योजनाएं, लोगों तक किस प्रकार से अधिक खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। इस प्रकार से अधिकतर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा प्रथम उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तो सरकार की जिम्मेदारी और उसका दायित्व सर्वाधिक है और सबसे अधिक है। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, समुचित ढंग से विद्यालय चलाना, गुणात्मक शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इस तरफ सरकार का ध्यान गया है और सरकार ने बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक विद्यालयों की स्थापना गांव-गांव में की है और उनका संचालन ठीक प्रकार से होता रहे, इसके लिए शिक्षकों की भर्ती करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारा काम सरकार के द्वारा किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी अधिक है तो सभी क्षेत्र में, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में सर्वाधिक है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि यह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल करे। जो लोग जिनका विकास नहीं हो पाया है, जो लोग अभी भी पिछड़े हैं, उन सभी लोगों को उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास सरकार के द्वारा अपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। हम लोगों ने जो पिछले पाठों में गरीबी के बारे में पढ़ा है, तो उसमें गरीबी को दूर करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा ये चैप्टर है
कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें सेक्टर्स कौन कौन से हैं, उन सेक्टर्स का रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है, आधुनिक समय में जो ये क्षेत्रक हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, इनका महत्व किस प्रकार से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, फिर जो गतिविधियां हैं कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, किसको हम निजी क्षेत्र कहते हैं, किसको संगठित कहते हैं, किसको असंगठित कहते हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। ये सारे टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में थे जिसको हम लोगों ने अभी क्लियर किया है। मेन हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी गतिविधियाँ आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी गतिविधियाँ आती हैं और टर्शियरी सेक्टर्स में कौन कौन सी गतिविधियाँ आती हैं। टर्शियरी सेक्टर को और क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को और क्या कहा जाता है, जो हमारे असंगठित और संगठित क्षेत्र में क्या अंतर होता है, क्यों संगठित क्षेत्रक असंगठित से अच्छा होता है, क्यों सभी लोग संगठित क्षेत्र की तरफ भागते हैं, असंगठित क्षेत्र में क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सारे बातें, ये सारी डिटेल में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बहुत जल्दी हम लोग अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे और मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स रह गए हैं जो, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है, सीबीएसई है या और अदर बोर्ड है, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो जो चैप्टर सीबीएसई के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गए हैं उनके लिए एक अलग वीडियो डालूं जिससे कि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छी प्रकार से हो सके, और जो यूपी बोर्ड के जो अपने स्टूडेंट हैं उनके लिए एक स्पेशली मैं एक अलग वीडियो डालूंगा कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कैसे हम अपने क्वेश्चंस बनाएं, टॉपिक को किस तरह से पढ़ें कि किस उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसका आंसर देने में सक्षम हो सकें। अभी हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी हम आप लोगों से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।